होने से सारा ख़त्म करवा दिया। सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक्स है कि आप लोग हमारे इनविटेशन पे आए। जम्मू कश्मीर की खेलों की दुनिया के लिए आज एक बहुत सुनहरा दिन है। एक बहुत देर से एक पेंडिंग इशू चला आ रहा था कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। और 2014 से एक डिमांड चली आ रही थी और वो पेंडिंग पड़ी हुई थी कि हमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको सरकार की तरफ से कैसे फेलिसिटेट किया जाए, उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और उस सिलसिले में काफ़ी वक्त से सरकार में, यूटी सरकार में ये डेलिब्रेशंस चल रही थी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जैसे आपको मालूम है, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उसका वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैडम उसकी सेक्रेटरी हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं वो भी हम सब की तरफ से मिलजुल कर एक बहुत मेहनत करके कि हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो आउटस्टैंडिंग है, जिसकी अचीवमेंट्स अपने आप बोलती हैं, उसको हम किसी पिक एंड चूज़ पॉलिसी के ऊपर ना रख दें कि वो किसका दोस्त है, किसका रिश्तेदार है, किसका प्रोटेजी है, तो फिर उसको वो कुछ मिले। हमारी कोशिश ये थी कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो अपनी काबिलियत है और जो उसकी अपनी अचीवमेंट हैं वो अपने आप बोलें और किसी भी तरह की सिफारिश, किसी भी तरह का किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ना किया जाए और उसको अपना ड्यू मिले। मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हर एक पहलू को सोच समझ के एक यूटी गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हमारी जो उनको हमने भिजवाया गया के ज़रिए उसको क्या क्या मिल सकता है। मैं मोटे मोटे अल्फाज में बता दूं आपको कि ये पहली मर्तबा है डिसाइड किया कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को, जो बाकी क्राइटेरिया को फिक्स करता होगा, जो इस एसओ में डिटेल में दिया गया हुआ है, 5 लोगों को हम गस्टेड ऑफिसर्स लेंगे, जिसके बारे में आज तक कोई सोचता भी नहीं था। और उसके अलावा 25 नॉन गस्टेड ऑफिसर्स रहेंगे इसमें। और हमने ये जितना पीछे का एंगल नहीं छोड़ा गया है किसी भी गेम को लेकर, और हमारी जो रिकग्नाइज्ड गेम्स हैं वर्ल्ड ओवर, जो भारत सरकार ने भी, अपनी साई ने भी लिस्ट निकाली हुई होती है, वो तमाम गई हैं। और इसके अलावा जैसे पीछे वाला जो हमारा 98 का जो SRO था, उसमें 39 गेम्स थी, इसमें 44 डिसिप्लिन्स को ऐड किया गया। और उसके अलावा भी जैसे जैसे आगे ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, जो जो आगे भी आते जाएंगी, जो जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स में प्यार है, जो उनका कंसर्न है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, उसी की वजह से एक बहुत कंप्लीट एसओ लेके आए हैं, ताकि JNK के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जो 2014 से इंतज़ार कर रहे थे और दरवाज़े दरवाज़े पर घूम रहे थे, वो उनका इंतज़ार ख़त्म हो। और इस एसओ में जो एक ख़ास बात है कि आइंदा से किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी क्लर्क, किसी भी ऑफिस में जाकर दर दर की ठोकरें न, जो स्पोर्ट्स पर्सन अपना जिसको कर डाटा और अपनी एप्लीकेशन जो हम कॉल
और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वो एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन्स अपना जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन या ऑन पेपर हमें भिजवा सकेंगे। स्पोर्ट्स काउंसिल में वो एप्लीकेशंस आनी होंगी और आने के बाद स्पोर्ट्स काउंसिल ने वो सारी एप्लीकेशंस लेके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजनी है। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट तक किसी की डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि जो कुछ होगा वो स्पोर्ट्स पर्सन के डाटा में होगा और सिर्फ अथॉरिटीज़ का काम है कि उसको वेरीफाई कर लेना कि जो ये कह रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि डाटा अवेलेबल है हर जगह पे। वो उसके होने के बाद ये कमेटी के पास जाएगा और जल्द अज जल्द कमेटी ने 3 महीने के अंदर अंदर, और उनको एक ये भी दिया गया है कि प्रेफरेबली अराउंड मार्च, हर साल अराउंड मार्च ये लिस्ट निकाल देंगे, ताकि ना तो पीछे का बैकलॉग रहे और ना ही आगे स्पोर्ट्स पर्सन को इंतज़ार करना पड़े और उसे ढूंढना पड़े कि कौन सा ऑफिसर उसका वाकफ़ है, कौन सा सीनियर ब्यूरोक्रेट या सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी जो है उसका वाकफ़ है, या कौन सी स्पोर्ट्स फेडरेशन कितनी पावरफुल है और कौन सा क्या है। उसको किसी चीज़ से कोई वो नहीं परेशानी होगी। के लिए जो उसको मार्क्स मिलते हैं, मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ओलंपिक गेम्स, समर एज वेल एज विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स भी, हमारा पैरा ओलंपियंस ने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। उनको मैक्सिमम 60 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। 55 गोल्ड के हैं, 53 सिल्वर के हैं, 51 ब्रॉन्ज के हैं। और उसके अलावा अगर उसके अलावा भी उन्होंने कोई पीछे आगे कहीं पे कुछ किया हुआ है तो उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं मैक्सिमम। गोल्ड के 5 हैं, सिल्वर के 3 हैं, ब्रॉन्ज के 2 हैं और सिर्फ पार्टिसिपेशन के 1 हैं। और अगर किसी ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही खाली किया है उसके लिए भी 46 मार्क्स हैं, यानी खाली पार्टिसिपेशन से उसको 46 मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर उसने 2 मरतबा पार्टिसिपेट किया है तो उसको 47 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से एशियन गेम्स के लिए है, इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स जो एफ्रो एशियन गेम हैं, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं कंडक्टेड एवरी 4 ईयर, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं कंडक्टेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इसी तरह वर्ल्ड कप है जो हेल्ड एनुअली होते हैं। एशियन चैम्पियनशिप्स जो 4 साल के बाद 1 मरतबा होती है, फिर एशियन चैम्पियनशिप्स जो 2 साल के बाद होती है, फिर इसी तरह एशियन चैम्पियनशिप जो 1 साल के बाद होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इसी तरीके से ये हर एक इवेंट को, जो इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स हैं, उनको एड्रेस कर लिया गया है, उनके मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद जो नेशनल लेवल की गेम्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया गया है। नेशनल गेम्स जो हर साल होती हैं, हर 2 साल के बाद होती हैं, उसमें भी गोल्ड के जैसे 35 नंबर हैं, सिल्वर के 33 हैं, ब्रॉन्ज के 31 हैं। सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप होती है, हर साल होती है, उसके भी इसी तरीके से 33, 32 और 30 नंबर हैं। फेडरेशन कप एनुअली होता है, उसके नंबर्स हैं। सीनियर इंटरजोनल टूर्नामेंट हैं। इंटरजोनल मीन जैसे भारत पूरे देश को 4 या 5 जोन्स में बांटा जाता है और जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप आती है उसकी। तो जोनल चैम्पियनशिप के लिए भी मार्क्स रखे हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि खिलाड़ियों को एक इंसेंटिव हासिल हो कि हम अगर मेहनत करते हैं अपने फील्ड में तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर उसके बाद जो गेम्स और इवेंट्स और डिसिप्लिन्स हैं वो भी 44 डिसिप्लिन्स बताए गए हैं। उस 44 डिसिप्लिन को अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो 44 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब खाली हम एथलेटिक्स की बात करते हैं हम पीछे का पूरा बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। अब इसमें एक इशू हम देख रहे थे कि सडनली कहीं पे कोई चैम्पियनशिप कभी कोई इंडोनेशिया में हो जाती है जिसका कहीं पे कोई पता नहीं है। खिलाड़ी आ जाता है हमारे पास 4 गोल्ड मेडल लेकर, 3 गोल्ड मेडल लेकर, और ये पता ही नहीं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस फेडरेशन ने और किस ने ये ऑर्गेनाइज़ की। क्या वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, क्या वो इंटरनेशनल ओलंपिक
एसोसिएशन से रिकग्नाइज है या एशियन जो फेडरेशन बनी हुई है उसके साथ, तो उन इनका मुकाबला आता था जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन्स का, जो जेन्युइन फेडरेशंस और एसोसिएशंस के ज़रिए गए हुए होते थे। तो इनके पास गोल्ड क्या, सिल्वर क्या, ब्रॉन्ज भी नहीं होता था और वहाँ से 4 गोल्ड मेडल लेकर कोई आ रहा, और सडनली वो सारे का सारा जो सिस्टम था वो ऐसा बन जाता था कि जिसमें किसी को कभी जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा वहाँ पे मार खाते थे। तो अब ये रखा गया है कि वो वाली गेम्स होंगी, लेकिन ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी की है। नॉन गजेटेड के लिए स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल था। उसके बाद a person who has represented India in international competitions, namely World Championship, Asian Championships, Commonwealth Championship, etc. Third है a person who has won first, second or third position in the individual or team events in national games or senior national championship or federation cup or senior interzonal competition। यानी फर्स्ट टाइम है कि नेशनल चैंपियंस के लिए भी गजेटेड पोस्ट अवेलेबल है, बशर्ते कि वो खेलता है, provided that the medal winning outstanding sports person in Olympic Games, summer, winter and Paralympics have qualifications up to 10+2 or above shall be considered for gazetted post। यानी हमारा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो 10+2 ही है, क्योंकि हमें लगा था ये कि स्पोर्ट्स पर्सन अक्सर जिस वक्त वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में दिन और रात, तो पढ़ाई के लिए उनके पास वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। तो 10+2 को भी रखा कि अगर वो मेडल विनर हैं तो वो गजेटेड पोस्ट पर आए। ये इसमें एक चीज़ और रखने के लिए कि परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी चल रही है या नहीं चल रही, तो ये भी देखा जाएगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन आपका के लिए खेला है वो जोन के लिए खेला है कहाँ, और पिछले 5 साल का उसका क्या रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम 2014 के जो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, हमने देखना है उनका कि पिछले 5 सालों में भी उनका क्या, यानी कि 2009 से लेकर 2014 तक उनका रिकॉर्ड क्या रहा। हो सकता है उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो सकता है 2014 में उन्होंने ब्रॉन्ज लिया हो किसी में, लेकिन 2010 में या 11 में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, तो वो सारे जो हैं वो ऐड होंगे उसके लिए। तो किसी को डिनाई नहीं होगा। किसी वक्त ये होता है कि आज प्लेयर गया, आज वो कोई मेडल नहीं ले पाया, लेकिन पीछे वाली चैंपियनशिप में उसने गोल्ड लिया हुआ है या सिल्वर लिया हुआ है, तो वो पिछले 5 साल में उसकी, ताकि कंसिस्टेंसी उसकी देखी जाए कि ये स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कितना कंसिस्टेंट रहा है और इसको कोई डिनाई तो नहीं हो रहा, इसकी कोई अचीवमेंट। यानी हम सिर्फ अगर 2014 का ही उसका रिकॉर्ड देखते रहें तो शायद उसमें ज़्यादा मार्क्स उसको ना मिल रहे हों, लेकिन 2012 में शायद उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हों, तो वो 5 साल का जो कंसिडरेशन जोन है वो बनाया गया। दिस इज़ अगेन ए स्पेशल फीचर इन दिस पॉलिसी। और ये सारा जो मैंने पहले ही बताया, ये हम स्पोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में जैसे आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन यहाँ पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हमारे करीबन हर एक ज़िला में कम से कम एक तो इंडोर स्टेडियम है, एक ज़िला में एक नहीं, दो नहीं, कई स्टेडियम्स हैं, आउटडोर स्टेडियम। और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बनाने की कोशिश बन चुके हुए हैं, कई बिल्कुल तैयार हैं इनागोरेट होने के लिए। एक ज़माना था कि हमारे पास हॉकी में सिर्फ एक एस्ट्रो टर्फ होती थी, 35 से ज़्यादा अप्रैल तक वो आर्टिफिशियल टर्फ के साथ पूरा साल, चाहे बरसात होगी कुछ भी होगा, मैचेस खेले जा सकते हैं। जैसे कश्मीर में पिछले साल बर्फ़ पड़ रही थी और वो कौन से लीग के मैचेस चल रहे थे जिसमें, हाँ, IFA शील्ड के मैचेस चल रहे थे वहाँ पे। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ये अच्छी न्यूज़, और आपके ज़रिए मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ और ये भी बताया है कि आगे आने वाले ओलंपिक्स में, इंडिविजुअल इवेंट्स में, टीम इवेंट्स में, हर जगह पे हम पोडियम फिनिश की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे बडिंग स्टार्स हैं स्पोर्ट्स के,
ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे आइकॉन्स हैं, उनको देखते हुए वो आगे बढ़ेंगे और उन्हें ये इंसेंटिव भी होगा कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गस्टेड काडर में एक ऑफिसर बाद नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर उसने फिर कोई अचीवमेंट बहुत बड़ी की है अपने फील्ड में, तो उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दी जा सकती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नॉन गस्टेड में, वहाँ पे उसके कैरियर में उसको 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स जो यहाँ से बच गए, वहाँ से बच गए, या इसके बीच में भी हैं, या इस पॉलिसी के तहत वो भर्ती नहीं हुए, उनके लिए इंक्रीमेंट्स हैं जो पूरे सर्विस में 5 इंक्रीमेंट्स भी उसको स्पेशल इंक्रीमेंट्स दी जा सकती हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो इस मैंने आपको बताई। और इस पॉलिसी के निकलने के बाद मुझे यकीन है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जल्द ही ना सिर्फ भारतवर्ष में डिफरेंट फील्ड में, चैम्पियनशिप्स में, इवेंट्स में, बल्कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर वो मेडल्स लेकर आएंगे और अपनी यूटी का खुशखबरी की बात है। पर मेरा एक सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन रहते हैं, चाहे वो आरसपुरा की बात कर लें, चाहे मठ क्षेत्र की बात कर लें, अखनूर की बात कर लें, वहाँ स्टेडियम्स बन के तैयार हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर कोचेस नहीं है, तो वो लोग कहाँ कैसे निकल के आ गए? देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अंडा पहले आए या मुर्गी पहले आए? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम कोचेस को लाते तो वो कहाँ धान के खेत में खिलाते लोगों को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी था और करोड़ों रुपया खर्च करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। इस वक्त कोचिस का सिलसिला चल रहा है। आप जल्दी देखेंगे कि जो ये आपकी शिकायत है, ये शिकायत ही नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हर तरफ से हमें आ रही है। लेकिन हमारा ये है कि उसी पॉलिसी के तहत हमारे कोचेस का जो सिलेक्शन है वो प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी आप उसमें भी एड्स देखना शुरू कर देंगे और हम जो सिर्फ कोचेस को सिलेक्ट करके लगाएंगे नहीं, बल्कि हम कुछ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को कोचिंग की डिग्रीज लेने के लिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमास लेने के लिए भी भिजवा रहे हैं। सर, भारत सरकार ने जिस तरह पिछले कुछ सालों में एक अच्छा फोकस दिया है खेलों की तरफ, जिसका नतीजा जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखने को मिला। सर, उसी तरह क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी जो है खेलों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, जिसको कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, हमारे पास बहुत कुछ करने को था जम्मू कश्मीर में। कुछ भी करने के लिए, आप फुटबॉल खेलने जाते हैं तो आपको एक ग्राउंड चाहिए, आपको वहाँ पे पोल्स लगे हुए होने चाहिए, नेट होना चाहिए और फिर फुटबॉल होना चाहिए। हमारे पास इस फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि खेलने को। तो हम चाह रहे थे कि सब कुछ खेलें, लेकिन था क्या खेलने के लिए? बारिश पड़ रही है तो आप इंडोर गेम नहीं खेल सकते। इंडोर गेम खेलने का कोई सिलसिला ही नहीं था बना हुआ। आज की डेट में हमने जिसको देखना शुरू किया, हमारे जिम्नास्टिक्स में बच्चे और बच्चियां बेहतर वो गेम खेलनी होती है, तो वो हमारा साउंड सिस्टम जो था वो 100% परफेक्ट नहीं था। लेकिन चूँकि फेडरेशन को जल्दी थी और उन्होंने वो करवाया, तो जो कुछ हमने अरेंजमेंट किया, जो हमारी J&K की फेडरेशन थी, थैंक्स टू देम, उनकी उसके साथ कोऑपरेशन के साथ जो उन्होंने अरेंजमेंट किया, वो अरेंजमेंट ही नेशनल लेवल के अरेंजमेंट से बेटर था। सर, आपने खिलाड़ियों के रिपोर्ट कार्ड की बात की कि वो टाइम टू टाइम रिव्यू होगा कि क्या उसने डिस्ट्रिक्ट खेली है या स्टेट खेली है, नेशनल खेली है, लेकिन बहुत सी ऐसी एसोसिएशन हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन ही नहीं करवाती हैं, डायरेक्ट स्टेट करवाती हैं। तो ऐसे में जो है वो आप खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड किस तरह रिव्यू करेंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये उन एसोसिएशन को डायरेक्टली एड्रेस होता है जो सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में एक आधा कोई कंपटीशन करवा के अपनी एग्जिस्टेंस बताते हैं, और कई बारी वो भी नहीं करते। वैसे ऑन पेपर उनकी बड़ी ज़बरदस्त एसोसिएशंस और फेडरेशंस हैं, अब उन्हें करवाना पड़ेगा।
क्योंकि खिलाड़ी जाके पूछेगा कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं खिलानी तो मैं क्या करूँगा। तो उस तरीके से हमारी तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारी फेडरेशंस को हमारी तरफ से माली इमदाद भी मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, तो उनके भी हम पीछे पड़े हैं कि आप बताइए कि कितने कंपटीशन आप करवा रहे हैं, आप ये बताइए कि आपकी बॉडी इलेक्टेड है या नहीं है। ये चीज़ें शायद बहुत सारी एसोसिएशंस को हजम नहीं हो रही हैं, दुख दे रही हैं, लेकिन हम एसोसिएशंस के लिए नहीं हैं, हम स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हमारी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी के इंटरेस्ट को वॉच करना वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के कुछ फंड्स आते हैं जिसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, ऐसा देखा गया है कि बॉर्डर एरिया में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। आप मेरे साथ चलिएगा बॉर्डर एरियाज में, मैं बताऊंगा आपको कितने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने रोड हैं। मैप कैसे रहेगा जी, यहाँ से भी अगला रोड मैप कैसे रहेगा बॉर्डर? देखिए, आपने हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए ये डिसीजन दिया कि हर एक पंचायत में छोटा मोटा कोई भी एक स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे वहाँ पे कबड्डी ही खेलो लेकिन कबड्डी का एक ग्राउंड बना दो, चाहे आप वहाँ पे वॉलीबॉल खेलें। हमारे कुछ क्षेत्र में वॉलीबॉल इतना ज़बरदस्त खेला जाता है, कबड्डी इतनी ज़बरदस्त खेली जाती है, बाकी गेम्स खेली जाती हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमारी हज़ारों वो जो पंचायत हैं उनको 25-25 हज़ार रुपया दिया गया कि छोटा मोटा कुछ बना लो, ग्राउंड कर लो, पोल लगा लो, लाइट अगर लगानी है लगा लो। और जहाँ पे ग्राउंड नहीं था, कई हमारी पहाड़ी पंचायतें ऐसी जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं थी, तो उनके लिए कहा गया कि जो भी कोई सरकारी दफ्तर बना हुआ है अगर उसका ग्राउंड है, उसकी चारदीवारी के अंदर भी कोई ग्राउंड है या स्कूल का ग्राउंड है, तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर दो ताकि गेम खेली जानी शुरू हो जाए, बच्चे खेलों की तरफ, नौजवान खेलों की तरफ लगे। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में भी इसी तरह की स्कीम्स हैं, और हमारी कोशिश ये है कि स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एमए स्टेडियम जैसा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना है, उसमें जो टर्फ है वो भी अभी नहीं है, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, क्या हम तैयार हैं उसके लिए टाइगर मैच खिलाने के लिए? देखिए, जहाँ तक आईपीएल का ताल्लुक है तो उसकी जो एक नेशनल बॉडी है हमारी बीसीसीआई, और उसके साथ साथ आईपीएल की अपनी एक गवर्निंग काउंसिल है, और फिर उसके बाद जेकेसीए है यहाँ पे। ये उनका वो आउटलुक है कि वो क्या करवाते हैं। सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता दी जाएगी। हमने एमए स्टेडियम को डेडिकेट कर दिया हुआ है उनके लिए, उनके साथ एमओयू भी साइन हुआ था, फिर उस किसी वजह से वो नहीं करवा पाए उसको, फिर कोरोना वगैरह ये सब कुछ जिस वक्त आ गया बीच में, तो लेकिन इस वक्त भी उनसे बातचीत चल रही है और हम चाहेंगे। पैसा भी खर्चा हुआ लेकिन टर्फ नहीं है, बाकी पैसे। देखिए, जो एमए स्टेडियम है लेवल का ही स्टेडियम के तौर पर कंसीव किया गया है। हमने, भारत सरकार वाज काइंड इनफ कि 40 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने दिया उस स्टेडियम पूरे को रिफर्बिश करने के लिए, और आपने देखा होगा कि वो बहुत खूबसूरत स्टेडियम बन गया। उसकी टर्फ वगैरह के बारे में जो बातचीत है उसमें जेकेसीए ने कॉल लेनी है कि टर्फ को कैसे किया जाए, क्या किया जाए, बिकॉज उसमें हमारा रोल नहीं है, हमारा रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बनाने पर था। इससे अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी कंट्री में बड़ी कम। देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, साथ हम शेयर करेंगे। वो भी इस वक्त पूरा ड्राफ्ट उसका रेडी है। हम ऑनरेबल एलजी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो इशू नहीं होती। उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जाना है, उसके लिए वो जो ड्राफ्ट है वो रेडी है। जिस वक्त हमारे ऑनरेबल एलजी साहब वापस आते हैं अपने बाहर के टूर से, तो हमने बैठकर उस चीज़ को भी क्लियर कर देना। हमारा डिसीजन है कि फेंसिंग के लिए एक सेपरेट एरिना बना दिया जाएगा जो विच वुड बी डेडिकेटेड फॉर फेंसिंग एंड फेंसिंग। दो अहम सवाल हैं मेरे, जैसे कि आपने कैटेगराइजेशन की है मेडल्स की, जो गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पोस्ट,
कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें टीम इवेंट्स होते हैं, जी उनके लिए भी है, या उनके 3 से 4 प्लेयर आप खेलते हैं। आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए सर, उसमें मेरा हमने टीम इवेंट्स में, मैं बता देता हूँ, पर टीम इवेंट्स सपोज इस सारे में आप देखेंगे कि फुटबॉल के लिए या हॉकी के लिए टीम गेम के लिए कोई गुंजाइश नहीं, आपने सुनी शायद, मैं मेरे से मिस हुआ, मैंने नहीं बताया। टीम इवेंट्स के लिए ऐसा है कि जिस टीम इवेंट में चैम्पियनशिप जीती जाएगी, गोल्ड सिल्वर या चैम्पियनशिप नंबर 2 नंबर 3, उसमें जिस प्लेयर ने कम से कम 50% मैचेस खेले हों